हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर से हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपको पता है हमारा चल रहा है बेटा एमबीओ। कौन सा टॉपिक चल रहा है? एमबीओ यानी मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, जो कि किसने दिया था? पीटर एफ डरकर ने। कब दिया था? इन द ईयर 1954। किस बुक में दिया था? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें हम लोग पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं। तो आई होप आपने पिछले 2 जो वीडियो है वो कंप्लीट देखे होंगे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ दिस टॉपिक और सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस की थी इसकी डेफिनेशंस। टुडे वी शैल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ एमबीओ, कि भी एमबीओ का हमारा नेचर क्या है। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है आपके नेचर ऑफ एमबीओ। तो टॉपिक आपको पता ही है कि हमारा एमबीओ चल रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके नेचर को अब बेटा हम फटाफट समझ लेते हैं। आपकी बुक में इसकी नेचर के 4 पॉइंट गिवन है बेटा, और इन चारों पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझ लेना है कि भी इसकी नेचर क्या है, इसका स्वभाव कैसा है एमबीओ का। तो काफी बातें हमने इंट्रोडक्शन में और डेफिनेशन में डिस्कस कर ली है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट से आपको कुछ एडिशनल जानकारी और मिलती है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो दिस इज ए फंक्शनल कॉन्सेप्ट। एमबीओ जो है वो आपके फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें आपके जो सबसे पहला फंक्शन यानी सबसे स्ट्रेस ज्यादा जिस फंक्शन पे दिया गया है वो आपको पता है, वो है आपकी प्लानिंग। यानी इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि एवरीथिंग शुड बी प्लान। अगर आप एक की सेंटेंस में इसे लेना चाहें तो एमबीओ डिजायर्स एवरीथिंग शुड बी प्लान। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे कि दिस इज ए फंक्शनल कॉन्सेप्ट। ये एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, यानी एक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये कोई पैसिव कंसेप्ट नहीं है। यानी इसमें हम लोग एक सर्टेन सीक्वेंस में कई सारे फंक्शंस जो है वो करते चले जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है आपके फुल प्रूफ प्लानिंग। दैट मीन्स वास्ट प्लानिंग, डिटेल्ड प्लानिंग, हर लेवल की प्लानिंग, हर डिपार्टमेंट की प्लानिंग, हर इंडिविजुअल का रोल फिक्सेशन, हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसका क्या रोल रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि दिस इज ए फंक्शनल कॉन्सेप्ट, बिकॉज जहां भी हम एमबीओ अप्लाई करते हैं वहां हम एक सर्टेन सीक्वेंस में कुछ सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करते चले जाते हैं। तो पहली बात तो एक्टिव कंसेप्ट है, पैसिव कंसेप्ट नहीं है, फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। फिर which gives utmost importance, जो इसका सबसे utmost importance है। देखिए utmost का मतलब होता है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा। तो जो utmost importance है, जो highest importance है इसका, जो इसका आपकी highest importance है वो किस चीज को है बेटा? वो आपको पता ही है, वो है आपके प्रोसेस ऑफ आपकी जो आपकी प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन। क्योंकि देखिए आपने डेफिनेशन में मैंने आपको बार बार जोर दिया था कि इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर ट्राइंग टू मैनेज। इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट हम लोग क्या कर रहे थे? यानी इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर ट्राइंग टू अचीव आवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने आपको बार बार बताया था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर ट्राइंग टू अचीव अवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। बट इन एमबीओ वी शैल डू जस्ट एन अपोजिट एक्ट। यानी इन दिस अप्रोच वी शैल ट्राई टू मैनेज, यानी हम मैनेज ही किसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे? We shall try to manage our organization as per our objectives। कि भाई आप मैनेजमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश ना करें, जो कि आप ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में कर रहे थे कि वी वर ट्राइंग टू अचीव आवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की जैसे मत कीजिए, आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का प्रयास मत कीजिए,
आप ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही मैनेज करने का प्रयास कीजिए। दैट मीन्स एवरीथिंग शुड बी मैनेज एज पर अवर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे सिर पे आके बैठ गए हैं इस अप्रोच में, बिल्कुल हमारे ऊपर आके इसमें बैठ गए हैं। यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध, यानी जो प्रबंध करेंगे वही कौन करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही हमारा मैनेजमेंट करेंगे। और क्यों इससे इतनी पॉपुलैरिटी मिली इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि देखिए फाइनल तो आपको पता है सक्सेस और फेलियर कहां से जजमेंट होना है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए या नहीं किए। अगर आपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए तो यू आर सक्सेसफुल, अगर आपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए दैट मीन्स यू आर नॉट ए सक्सेसफुल पर्सन। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि यहां आपको मैनेज ही अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग करना है। तो आप क्या देखते हैं इस टेक्निक में कि दिस इज ए फंक्शनल कॉन्सेप्ट विच गिव्स utmost importance to the process of objective determination। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी किसको मिलता है, आपकी जो प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन की उसको मिलता है। ठीक है, फिर दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस, इस कॉन्सेप्ट का जो बेटा एम्फेसाइजेस है वो किस चीज पे है, दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि आपको एक चीज पता है कि जब सब कुछ मैनेज ही कौन करेगा, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, यानी अल्टीमेटली करेंगे हम लोग ही, यानी मैनेजर्स ही करेंगे, लेकिन वो चलेंगे बिल्कुल ना किसी में डू एज डायरेक्ट, मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करेंगे। यानी जो उन्होंने प्लान किया है उस पूरे प्लान वे पे वो चलने की एफर्ट्स करेंगे। तो क्योंकि सारा काम ही ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए इसका जो थ्रस्ट है, जो स्ट्राइवनेस है, जो एम्फेसाइजेस है, इस पे जोर देती है। दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी इस टेक्निक की सक्सेस ये डिपेंड इस पे करती है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स कितने अच्छे से डिटरमाइन किए हैं। और एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑन द मीन्स ऑफ दियर इंप्लीमेंटेशन। तो यहां रिजल्ट से मतलब है, आप उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचते हैं उससे मतलब नहीं है, नॉट ऑन द मीन्स ऑफ दियर इंप्लीमेंटेशन। जैसे किसी सेल्समैन को ये टारगेट दे दिया गया कि भाई आपको 5000 यूनिट एक महीने में सेल आउट करनी है। अब आप वो कैसे करते हैं, शाम दाम दंड, वो कैसे आप अपना रोल परफॉर्म करते हैं, वो आपका लुकआउट है। एमबीओ को उससे कोई मतलब नहीं है। एमबीओ का जो एम्फेसिस है वो किस पे है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स पे, कि भाई हमने हर लेवल पे मैनेजर्स के, सबऑर्डिनेट्स के, इंडिविजुअल्स के सबके रोल सेट कर दिए हैं, पूरी वास्ट प्लानिंग कर दी है, पूरी डिटेल्ड प्लानिंग कर दी है। अब हर व्यक्ति अपना रोल परफॉर्म करेगा और कोशिश करेगा कि बिल्कुल भी डेविएशन ना हो, यानी हम बिल्कुल हमारे प्लांट परफॉर्मेंस की तरह चलते रहें। और जो आपको रोल दिया गया है वो आप कैसे प्ले करते हैं, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, उसको एमबीओ से, उससे एमबीओ को कोई मतलब नहीं है। यानी नॉट ऑन द मीन्स ऑफ दियर इंप्लीमेंटेशन, यानी जो आपके क्रियान्वयन के साधन है, अगर मैं हिंदी में कहूं तो जो आपके क्रियान्वयन के साधन है उनसे एमबीओ को कोई मतलब नहीं है। आप कैसे भी परफॉर्म करें वो आपका लुकआउट है। तो आई होप सेकंड पॉइंट भी आपकी क्लियर होगा कि दिस कंसेप्ट एम्फेसाइजेस द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स नॉट ऑन द मीन्स ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन। तो आप कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे अपनी 5000 यूनिट बेचते हैं, वो आपका लुकआउट है, वो आपका रोल है, वो आपको परफॉर्म करना है, उससे एमबीओ को कोई मतलब नहीं है। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये पॉइंट है आपका, दिस इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसॉफी। ये कैसी फिलोसॉफी है बेटा, दिस इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसॉफी। ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसॉफी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमें केवल हमारी रिजल्ट से मतलब है सब कुछ में, कि भाई रिजल्ट हमने जो सेट कर दिए हैं वही आनी चाहिए।
अब आप उसके लिए कितने एफर्ट्स डालते हैं, कितना एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, वो सब आपका लुकआउट है। जो हमने गोल्स सेट कर दिए हैं, जो हमने टारगेट सेट कर दिए हैं, वो अचीव होनी ही चाहिए। दिस इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसॉफी। क्योंकि आप देखिए, इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर ट्राइंग टू अचीव आवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन यहां वी आर डूइंग जस्ट एन ऑपोजिट एक्ट। In this situation, in MBO technique, we are trying to manage our organization as per our objectives. Objectives को आपने सिर पे बिठा लिया है, यानी आपने रिजल्ट्स, जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो आने ही चाहिए। आपने गोल सेट कर दिया है, आपने टारगेट सेट कर दिया सबके, एक एक इंडिविजुअल को मैन टू मैन मार्किंग इसमें हो चुकी है। तो कंप्लीटली दिस इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसॉफी। ये एक परिणाम से रिलेटेड विचारधारा है, ये परिणाम उन्मुखी विचारधारा है। इसको रिजल्ट से मतलब है कि ऐसा ना हो कि आपके टारगेट्स अचीव ना हो, वरना तो इतनी वास्ट प्लानिंग करने का और इतना सारा एक्सपेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो शाम दाम दंड, एनी केसेस में जो आपका रोल है वो परफॉर्म होना ही चाहिए, जो टारगेट है वो अचीव होनी चाहिए, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आना ही चाहिए। तो दिस इज कंप्लीटली रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसॉफी। और फोर्थ पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, दिस आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन। किस पे बेस्ड है ये? आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव्स का डिटर्मिनेशन होगा वो केवल टॉप मैनेजमेंट नहीं करेगा कि अकेले टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये आपकी ऑब्जेक्टिव्स है एंड दैट्स इट। मैंने कहा था आपको, जो हायरार्की है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारे लेवल्स के मैनेजर इन्वॉल्व रहेंगे, और इवन आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स के भी सजेशंस जो हैं वो आपके लिए जाएंगे। तो पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक तरह से आपकी ये ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करती है। और इसके पीछे थीम ये है कि भी कोई भी चीज आप इसमें क्या है, किसी पे थोप नहीं रहे। मतलब ये एक हम कहें कि एक तरह की डेमोक्रेटिक, जिसे हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप बोल सकते हैं, या कंसल्टेटिव लीडरशिप बोल सकते हैं, या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बोल सकते हैं, कि कोई आप पे थोपा नहीं जा रहा है कि भाई ये चीज करनी है। सबके म्यूचुअल पार्टिसिपेशन से पूरे ग्रुप के, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए जा रहे हैं। और क्योंकि कोई चीज आपसे पूछ के डिसाइड की गई है, इसलिए आप कोई एक्सक्यूज तो दे ही नहीं सकते कि मुझ पे कोई चीज थोप दी गई है या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यू हैव टू परफॉर्म एज पर योर रोल। तो क्योंकि आपसे भी राय ली गई थी, आपको पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया था जब ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन हो रहे थे तब। तो ये अप्रोच ये मानती है, दिस आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन व्हिच बिलीव्स दैट कि people are more committed to the objectives set by them। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव सेट ही आपने किए हैं, या इन अदर वर्ड्स आई वुड लाइक टू से कि कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते समय आपसे पूरी कंसल्टेशन किया गया था, आपका पार्टिसिपेशन लिया गया था। क्योंकि मैं बता चुका हूं, इन एमबीओ जो हमारी लीडरशिप है वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक होती है, कंसल्टेटिव होती है, पार्टिसिपेटिव होती है। तो जब आपसे पूछ के कोई गोल सेट किए गए थे, तो फिर तो आपका जो कमिटमेंट है वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के प्रति ज्यादा से ज्यादा हो गए। तो दिस आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन व्हिच बिलीव्स दैट पीपल आर मोर कमिटेड टू देयर ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय देम। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव्स अगर आपने खुद में सेट किए हैं या फिर सेट करते समय आपका पूरा पार्टिसिपेशन रहा है, तो उनको अचीव करने के लिए आपकी जो कमिटमेंट लेवल है वो डेफिनेटली हाई होगी। तो आई होप आपके ये चारों पॉइंट बेटा क्लियर होंगे, और इसका आप एक शॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको नोटबुक में नोट करने हैं। तो एक 2 सेकेंड का आप शॉट ले लीजिए इसका। ये पूरे सारे पॉइंट्स आपको चारों अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में हमने नेचर ऑफ एमबीओ डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो के सेकंड हाफ में वी शैल टॉक अबाउट एडवांटेज ऑफ एमबीओ।
एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ के बारे में हम बात करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। इस बार लिमिटेशंस पूछ ली थी, लिमिटेशंस का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आपकी। इस बार बोर्ड एग्जाम्स में लिमिटेशंस आई थी, तो आप लोगों के अटेम्प्ट में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि क्या पूछे जाए, एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड this topic is going to be a very very interesting and important topic for you. So पूरा आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके इंटरेस्टिंगली बिना कोई टेंशन के आइए हम इन सारे एडवांटेज को एक एक करके समझते हैं। लेट्स सी। तो बेटा जो हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ का, तो बेटा एडवांटेजेस जो है आपके एमबीओ के मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स के, इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है एज पर योर बुक। एक है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई संस्था को क्या फायदा है, कंपनी को क्या फायदा है, कॉर्पोरेट को क्या फायदा है। एक आपके इतना तो आपको भी पता है, इतने बड़ा लेवल का कंसेप्ट है, ये कोई सॉल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म में तो लगता नहीं है, ये बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए डिजाइन की गई टेक्निक है। दूसरा है आपके ये हायर मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडवांटेजेस है, और तीसरा है आपके सुबॉर्डिनेट्स की पॉइंट ऑफ व्यू। तो सब जगह एपोस्ट्रोफी लगी हुई है, सुबॉर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, हायर मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू और ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। इन 3 कैटेगरीज में हमने इसके एडवांटेज को डिवाइड किया है एज पर योर बुक। तो आइए कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चार्ट आपको कॉपी में बनाना है, तो इसका आप पहले एक शॉट ले लीजिए 2 सेकंड का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पोज करके लिख लीजिएगा। चलिए, तो आई होप आपको इसका शॉर्ट ले लिया होगा, पोज करके आप लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहली चीज तो है इसमें आपका जो मैनेजमेंट है वो बेस्ट हो जाता है, यानी एफिशिएंट हो जाता है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए भाई, आपकी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में क्या कर रहे थे हम? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में हम लोग वी वर ट्राइंग टू अचीव अवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारा जो सिस्टम चल रहा था वो ये चल रहा था कि वी वर ट्राइंग टू अचीव अवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ हमने पूरी टेक्निक चेंज कर दी है, यहाँ हमने वास्ट प्लानिंग कर दिया है, डिटेल प्लानिंग कर दिया है, हर इंडिविजुअल तक का रोल हमने फिक्स कर दिया है, तो कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता है। यहाँ आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके ये जो टेक्निक है एमबीओ की, इसमें ग्रुप असेसमेंट नहीं होता है, पूरे ग्रुप का मूल्यांकन नहीं होता है, या टास्क भी आपके ग्रुप को असाइन नहीं होते हैं, यहाँ मैन टू मैन मार्किंग होती है। हर इंडिविजुअल को उसका रोल पता होना चाहिए, उसके टास्क असाइन होते हैं और उसका इंडिविजुअल असेसमेंट होता है। तो सबसे पहली चीज तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ये होगा कि बेस्ट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट आप एमबीओ से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता है। बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग इसमें होती है, और जब हर बंदा काम करेगा तो डेफिनेटली मैनेजमेंट आपकी बेस्ट हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो इतनी आपने प्रॉपर प्लानिंग कर दी है, इतना आपने जो इंडिविजुअल्स का रोल वगैरह है वो इस तरह से फिक्स कर दिया है कि हर व्यक्ति के माइंड में क्लियर है कि मुझे क्या करना है। और क्योंकि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, इसलिए कोई भी बंदा अपनी जिम्मेदारी से मुकर ही नहीं सकता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस टेक्निक को अपनाने से जो आपका मैनेजमेंट है इट विल बिकम बेस्ट, इट विल बिकम एफिशिएंट, यानी इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता है ना कि एफिशिएंसी का मतलब कि जो हमारी कॉस्ट है वर्किंग की वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा, आपके ग्रुप असेसमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों की एफिशिएंसी के पीछे 20 लोग छिपे रहे, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग है, इंडिविजुअल असेसमेंट है, इंडिविजुअली रोल्स असाइन किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको मिलेगा बेस्ट और एफिशिएंट मैनेजमेंट, फिर बेस्ट और एफिशिएंट प्लानिंग। तो ये तो आप जानते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट ही ये प्लानिंग ओरिएंटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेस्ट ऑब्लिक इफेक्टिव प्लानिंग,
तो देखिए आपकी इसमें जो प्लानिंग है वो इतनी डिटेल्ड प्लानिंग होती है, इसका मोटो ये है एवरीथिंग शुड बी प्लान। तो बेस्ट प्लानिंग होगी, इफेक्टिव प्लानिंग होगी, आपके सारे जो रोल्स हैं वो फिक्स होंगे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, हर लेवल का रोल फिक्स होगा। तो जो आपकी प्लानिंग है बेटा वो आपकी क्या बन जाएगी, इसमें आपकी प्लानिंग जो है वो आपकी बन जाएगी इसमें बेस्ट। तो पूरा जो ये कॉन्सेप्ट आपके एमबीए का ये प्लानिंग पे ही आपका बेस्ड है। तो जो आपकी प्लानिंग है इस टेक्निक में वो इतनी सुपीरियर लेवल पे होगी कि उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर सबसे मेन चीज है आपकी क्लैरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनका जो पोजीशन है, उनका जो स्टेटस है, उनकी जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, मतलब हर बंदे के माइंड में सब कुछ क्लियर रहेगा कि मैं किस पोजीशन पे हूं, मुझे किसे रिपोर्ट करना है, मेरा इमीडिएट सुपीरियर कौन है, मेरा रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। एमबीओ क्लियर कहता है कि यू जस्ट फोकस ऑन योर रोल। आपको इधर उधर दूसरे लोगों के काम में ना तो इंटरफेयर करना है ना उनके गोल्स पे ध्यान देना है। आप केवल अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, जो आपका काम है वो आप कीजिए। तो बिल्कुल आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स हैं बेटा, इनमें बिल्कुल आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो हर व्यक्ति की जो पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, जो स्टेटस है, जो आपकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, वो सब कुछ आपकी क्लैरिटी उसमें आ जाएगी ड्यू टू एमबीए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कमिटेड एग्जीक्यूशन। तो देखिए कमिटेड एग्जीक्यूशन जो है उसके दो कारण है। पहली चीज तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनिंग हुए थे उसमें पार्टिसिपेशन लिया गया था सबका, और अपने द्वारा सेट किए गए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो कमिटमेंट लेवल होता है वो डेफिनेटली वैसे ही हाई होता है। और सेकंड थिंग जो है बेटा कि इस टेक्निक में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मार्किंग होती है, मैन टू मैन मार्किंग होती है। हर व्यक्ति को इंडिविजुअली उसके रोल्स और गोल्स असाइन किए जाते हैं और उसका इंडिविजुअल असेसमेंट होता है। तो कोई भी इंसान अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है, यानी इसमें ग्रुप टास्क असाइनिंग नहीं होता है, ग्रुप असेसमेंट, ग्रुप इवैल्यूएशन नहीं होता है कि भाई 8 लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 2 लोग बिना परफॉर्म करे भी उनके पीछे छिपके बच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये टेक्निक एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन इसमें इंडिविजुअल असेसमेंट होता है। तो 2 कारणों की वजह से आपका कमिटेड एग्जीक्यूशन होगा। नंबर 1, एक तो जो हमने अभी नेचर का लास्ट पॉइंट भी देखा था कि पीपल्स खुद जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उनको अटेंड करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए उनकी कमिटमेंट लेवल वैसे ही 100% की जगह 200% हो जाती है क्योंकि उनके द्वारा सेट किए हुए होते हैं। और सेकंड थिंग, आप बच नहीं सकते हैं, इंडिविजुअल असेसमेंट है, इसलिए आपकी कमिटमेंट लेवल ज्यादा होती है कि भाई आज अगर मैं कुछ परफॉर्म करूंगा तो उसका क्रेडिट भी मुझे ही जाना है, उसका रिवॉर्ड भी मुझे मिलना है। तो जब सब कुछ इंडिविजुअल हो रहा है, जैसे आपने देखा टीम स्पोर्ट है, क्रिकेट में 4 लोग अच्छा करते हैं, 3 लोग खराब करते हैं, फिर भी टीम जीत गई, सब कुछ बराबर हो गया, उन 3 पे कोई उंगली नहीं उठेगी। हाँ, टीम हार जाती है तो जरूर उंगलियां उठती है, लेकिन क्रिकेट इज ए टीम स्पोर्ट, ठीक है। तो उसमें आपने देखा है कि 4 लोगों ने बहुत अच्छा खेला, 3 लोग बिल्कुल खराब खेले, लेकिन फिर भी टीम जीत गई, इट्स ओके। लेकिन यहां इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जैसी बात है कि आप अकेले टेनिस का मैच खेल रहे हैं तो आपकी हर चीज जो है, आपकी कमिटमेंट लेवल जो है, क्योंकि जीतोगे तो भी आप जीतोगे, हारोगे तो भी आप हारोगे, टीम वाली कोई बात नहीं है। तो कमिटेड एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव कंट्रोल। तो देखिए आपको पता है कंट्रोल और प्लानिंग, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें लिंक होती है, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा प्लानिंग एंड कंट्रोल बोथ आर टू इनसेपरेबल ट्विंस। इन दोनों को इनसेपरेबल ट्विंस कहा जाता है। तो जितना बेहतरीन आपका प्लानिंग होगा, और आपको पता है प्लानिंग तो इस टेक्निक से बेटर कहीं हो ही नहीं सकता है। इतना डिटेल, वास्ट और माइक्रो लेवल पे हमने प्लानिंग किया है, और जितना अच्छा प्लानिंग होगा उतना ही हमारा कंट्रोल बेटर हो जाएगा, क्योंकि हर लेवल के गोल सेट है, टारगेट सेट है, हर इंडिविजुअल का काम सेट है, सबके माइंड में क्लैरिटी है मुझे क्या करना है। तो जब सबको टास्क असाइन कर दिया गया है, जब सबका फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुका है, तो फिर उसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आप इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं।
एक कंट्रोल क्या है? कंट्रोल का मतलब है वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द डेविएशंस which will create between planned performance and actual performance। यानी हमें कोशिश रखनी है कि हमारा एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है should not be significantly differ from planned performance। तो बिल्कुल इस अप्रोच में आपका जो कंट्रोल आ जाएगा वो इफेक्टिव कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि आपके पास इतनी डिटेल प्लानिंग है, मैन टू मैन मार्किंग है, इंडिविजुअल असाइनिंग ऑफ जॉब्स, टास्क, गोल्स, रोल्स, तो बिल्कुल आपकी दिक्कत नहीं होगी कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग विल बिकम वेरी इजी इन दिस काइंड ऑफ टेक्निक। तो आई होप आपकी पांचों पॉइंट क्लियर होंगे। बेस्ट टॉपिक एफिशिएंट मैनेजमेंट है और बुक से भी जरूर पढ़िएगा। बेस्ट टॉपिक इफेक्टिव प्लानिंग है, क्लैरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स है, कमिटेड एग्जीक्यूशन है और इफेक्टिव कंट्रोल। लेट्स मूव ऑन द अनदर पॉइंट्स। अब हम चलते हैं हायर मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हायर मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखिएगा, हायर मैनेजर्स के बेटा सभी पॉइंट्स जो है वो सुबॉर्डिनेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? सुबॉर्डिनेट से रिलेटेड है, क्योंकि हायर मैनेजर को जो भी बेनिफिट होने हैं वो सुबॉर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से होने हैं। तो हर पॉइंट को आप सुबॉर्डिनेट से कनेक्ट करके देखेंगे। तो पहली चीज तो हायर मैनेजर्स के लिए ये होगा कि इजी टू गाइड। अरे भाई गाइड करने की जरूरत ही नहीं है, जब हर बंदे को पता है कि उसका रोल क्या है, उसका टास्क क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो गाइड करने की रिक्वायरमेंट जो है वो तो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो चुकी है। तो सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखिएगा, जो हायर मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडवांटेज देखने हैं वो सुबॉर्डिनेट के रेफरेंस में देखने हैं। तो पहला इजी टू गाइड, किसी भी हायर मैनेजर को अपने इमीडिएट सुबॉर्डिनेट्स को गाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला इजी टू गाइड। फिर हैव प्रॉपर बेसिस फॉर असेसमेंट। देखिए असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, कि जो आपके सुबॉर्डिनेट्स ने काम किया है उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। तो उनके पास प्रॉपर बेसिस होगा कि भी आपको ये रोल दिया गया था, आपके ये गोल्स थे, आपके ये टारगेट्स थे, आपको ये वर्क असाइन किया गया था, क्यों पूरा नहीं हुआ। तो किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है, बेस्ट किया है, बेटर किया है, गुड किया है, वर्स्ट किया है, किस सिचुएशन में वो है, उसके असेसमेंट के लिए आपके पास बेटा क्या है? प्रॉपर बेसिस है। हैव प्रॉपर बेसिस फॉर असेसमेंट, कि कोई भी आप पे पार्शियलिटी का एलिगेशन नहीं लगा सकता है कि सर आप ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, बिकॉज बीइंग ए हायर मैनेजर यू हैव प्रॉपर बेसिस फॉर असेसमेंट। फिर इजी मोटिवेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी असेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा, जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मिलेगा। तो इसमें आपकी मोटिवेट करना, जब इंडिविजुअली कोई चीज हो रही है कि भाई आप अगर इतना परफॉर्म करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है एमबीओ में, आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो प्रोसेस होती है उसमें लास्ट में रिवॉर्ड भी दिया जाता है बेटर परफॉर्म करने वालों को। तो इजी टू मोटिवेट, हायर मैनेजर्स को दिक्कत ही नहीं आएगी सुबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करने में, क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम सेट है, इंडिविजुअल असेसमेंट है, मैन टू मैन मार्किंग है और इजी कोऑर्डिनेशन। अपने सुबॉर्डिनेट्स के साथ उन्हें कोऑर्डिनेशन सेटअप करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और वेरियस डिपार्टमेंट्स और सुबॉर्डिनेट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन सेटअप करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इजी टू गाइड सुबॉर्डिनेट्स, दे हैव प्रॉपर बेसिस फॉर असेसमेंट ऑफ देयर वर्क, इजीली मोटिवेटेड, इजी मोटिवेशन और इजी कोऑर्डिनेशन, ये सारे बेनिफिट हैं आपको हायर मैनेजर्स को एमबीओ। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट में, सुबॉर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे हैं। तो सुबॉर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा फुल नॉलेज ऑफ हिज गोल। भाई जो सुबॉर्डिनेट होगा बेटा उसे फुल नॉलेज होगा अपने गोल का, कि भाई मेरा टास्क क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरा गोल क्या है। आई रिपीट, माई गोल, माई रोल, माई टास्क और माई वर्क असाइनमेंट। तो ही हैज फुल नॉलेज ऑफ हिज गोल, ये हम सुबॉर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो पहला फायदा, ही हैज फुल नॉलेज ऑफ हिज गोल। फिर सिंपल अटेनमेंट ऑफ हिज गोल, जब आपको इतना क्लियर है कि आपको क्या करना है, जैसे अभी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है इस ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे केवल बीएसटी पढ़ाने पे लेबर करनी है, तो मैं पूरी ईमानदारी से लेबर कर रहा हूं। तो फुल नॉलेज ऑफ हिज गोल। सेकंड, सिंपल अटेनमेंट ऑफ हिज गोल,
तो जब इतना क्लैरिटी होता है ना माइंड में, जब आपके माइंड में बिल्कुल भी डिलीमा है ही नहीं, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिलीमा इन योर माइंड, तो जब इतना क्लैरिटी आपके माइंड में है तो फिर आपके लिए उन गोल्स को अचीव करना मुश्किल नहीं रह जाता, सिंपल बन जाता है। थर्ड पॉइंट, वर्क सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेज। जब क्रेडिट भी आपका है इंडिविजुअली, डिसक्रेडिट भी आपका है, और आप मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको एक चीज बताई है, इस अप्रोच में रिजल्ट से मतलब है कि शाम दाम दंड भेद, रिजल्ट आना चाहिए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो भी आप कीजिए। तो आपका जो वर्क सेटिस्फैक्शन है, आप एक अलग ही दुनिया में जाके काम करते हैं, मतलब आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं अपनी वर्किंग में, कि भी आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। जो भी डिसक्रेडिट या क्रेडिट होगा वो आपको मिलेगा, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये नहीं है कि मेहनत आपने की और क्रेडिट कोई और ले जाए, ऐसा इस अप्रोच में बिल्कुल नहीं होता है। तो इट इंक्रीजेस वर्क सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एम्प्लॉयर। फिर मोटिवेटेड टू डू मोर वर्क। तो थर्ड पॉइंट क्लियर था, वर्क सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाएगा अगले का, क्योंकि सारा क्रेडिट डिसक्रेडिट उसी का है, रिवॉर्ड भी उसी को मिलेगा। फिर मोटिवेटेड टू डू मोर वर्क, कि कोई भी एम्प्लॉय जो है, सबॉर्डिनेट जो है, वो ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होगा, क्योंकि वही वाली बात है कि जो भी क्रेडिट डिसक्रेडिट है वो उसी का है, रिवॉर्ड है वो उसी का है। तो मोटिवेटेड टू डू मोर वर्क, तो ज्यादा काम करने के लिए भी मोटिवेट होगा और उसका वर्क सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए आपको एक चीज पता है, जो सेटिस्फैक्शन हमें हमारा काम देता है, बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है काम करना, एक होता है मन से काम करना। जब आप काम करते हैं तो आप केवल मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन उससे ले सकते हैं, लेकिन जब आप दिल से काम करते हैं, जब आप दिल से पढ़ाई करते हैं, तो उस समय जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिलेगा। तो मोटिवेटेड टू डू मोर वर्क, क्योंकि क्रेडिट डिसक्रेडिट उसी का है, इंडिविजुअल वर्क असेसमेंट होना है, रिवॉर्ड उसी का है, तो ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, और इट विल इंक्रीज देयर वर्क सेटिस्फैक्शन। फिर they can understand the expectations of their managers well. तो they can understand the expectations of their managers well. इससे एक फायदा ये भी होता है कि उन्हें ये बहुत अच्छे से पता चलता है कि हमारे जो इमीडिएट सुपीरियर्स हैं, हमारा जो इमीडिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, या जो हमसे ऊपर जो सुपीरियर अथॉरिटी है, उनकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। आई रिपीट, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो दे कैन अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर मैनेजर्स वेल। वो अपने हायर मैनेजर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी बहुत अच्छे से समझने लगते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है। जैसे आप मान के चलिए, अगर एक क्रिकेट टीम का मैच हो रहा है और अगर उसमें प्लेयर्स को ये पता है कि हमारे कैप्टन की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो हमसे क्या चाह रहा है, उसके प्लान को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो डेफिनेटली वो टीम जीत जाती है। फिर मिसकंसेप्शंस डू नॉट अराइज। तो देखिए इस अप्रोच में बेटा होता क्या है, जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बीच रेगुलर इंटरेक्शंस होता रहता है, बातचीत होती रहती है, और ड्यू टू विच मिसकंसेप्शंस डू नॉट अराइज। एक फायदा ये भी है कि सबॉर्डिनेट्स, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप जो है वो बहुत क्लियर रहती है, उसके बीच में कोई भी मिसकंसेप्शंस डू नॉट अराइज, क्योंकि रेगुलर इंटरेक्शंस बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर वुड बी देयर, तो ड्यू टू विच मिसकंसेप्शंस डू नॉट अराइज। और लास्ट पॉइंट ये है, देखो बेटा मैंने आपको कहा था कि इस अप्रोच में रिजल्ट से मतलब है कि आप कैसे पढ़ाते हैं। जैसे आज मेरा जो काम है वो बीएसटी में बच्चों को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिलाना है। अब मैं किस तरह पढ़ाता हूं, मैं नोट्स लिखवाता हूं या देता हूं, या वो कैसे, मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है, उससे मैनेजमेंट को कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है रिजल्ट से, कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, उनकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, उनकी ग्रास्पिंग अच्छी होनी चाहिए, और उनके एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। तो साम दाम दंड भेद, आपके टारगेट्स अचीव होने चाहिए, आपके गोल्स अचीव होने चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, तो आप काम करने का तरीका अपने स्टाइल में कर सकते हैं। मतलब यू कैन अडॉप्ट योर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप काम को नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, आप काम करने के नए नए तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि जो काम आपने जिस तरह से पहले करते थे वो ये भी कीजिए, क्योंकि इस अप्रोच को केवल रिजल्ट से मतलब है। तो इससे आपको एक फायदा ये होता है कि एक तो आपकी पर्सनल इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है,
कि आप आराम से पर्सनल क्या ले सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो नंबर 1, इट विल इंक्रीज योर कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग पर्सनल इनिशिएटिव, कि आप में पहल पर आ जाता है कि यार क्यों ना इस काम को। देखिए जनरली हम क्या करते हैं, हर ह्यूमन बीइंग का बेटा जनरली ये नेचर होता है कि हम चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, वी डू नॉट एक्सेप्ट चेंजेस। हम चाहते हैं कि जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, पर आपको पता है बेटा चेंजेस हमेशा बेटरमेंट के लिए होते हैं, और जब हम चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आफ्टर फ्यू डेज वी विल रियलाइज कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो हम फालतू में परेशान हो रहे थे। तो इस अप्रोच में, क्योंकि आपको एक चीज मैंने बताई थी कि रिजल्ट से मतलब है, मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन से, क्रियान्वयन के साधनों से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जैसे जो मीन्स ऑफ आपके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे जिस तरीके से अपनी ऑन वर्क स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं, तो यू कैन अडॉप्ट योर ऑन वर्क स्टाइल। तो इसमें आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, इट विल इंक्रीज योर कैपेबिलिटी रिगार्डिंग टेकिंग पर्सनल इनिशिएटिव, एंड आपकी कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाती है, इट विल इंक्रीज योर कैपेसिटी ऑल्सो। तो ये सारे फायदे हैं, फुल नॉलेज होता है, सिंपल अटेनमेंट ऑफ गोल, वर्क सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, अपने हायर मैनेजर्स की एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं, मिसकंसेप्शंस डू नॉट अराइज, और पर्सनल इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी आपकी इंक्रीज। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पॉइंट्स तो आपके यहाँ है, और 1 2 3 4 पॉइंट्स आपके यहाँ पे हैं, और ये 5 पॉइंट्स आपके यहाँ पे। इनको आपको बुक से भी स्टडी करना है। ये चार्ट मैंने आपको बोल दिया था कि कॉपी में बनाना है, और इसके नोट्स मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा। तो आज हमने बेटा एमबीओ के 2 टॉपिक कवर किए हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं। पहला था हमारा नेचर ऑफ एमबीओ, और सेकंड हमने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आप 6 मार्क्स के हिसाब से तैयार कर लीजिएगा, एडवांटेज ऑफ एमबीओ। ये 2 टॉपिक हमने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिए हैं। आप आई होप पूरा वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, और पूरा वीडियो आपको मन लगा के इंटरेस्टिंगली देखना है, और फिर ये टॉपिक आपको बुक से भी स्टडी कर लेना है। तो फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks.